हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसके अंदर हम आईटीआर फॉर्म में हुए कुछ बदलाव के बारे में डिस्कस करके चलेंगे। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी आईटीआर फाइलिंग करते टाइम। यह बदलाव आपके फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 25 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आपको आईटीआर फाइलिंग से पहले इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट है हमारा आधार एनरोलमेंट आईडी को लेकर के। पहले क्या होता था कि जब कभी भी हमें आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत होती थी और हमारे पास अगर आधार नंबर अलॉटेड नहीं होता था तो हम आधार एनरोलमेंट आईडी नंबर का यूज़ करके आईटीआर फाइल कर पाते थे। लेकिन बजट 2024 के बाद इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड अलॉटेड नहीं है और आपके पास एक्चुअल आधार आईडी नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलर चेंज एक और आया है इसी के अंदर पैन एप्लीकेशन को लेकर के। अब पहले क्या होता था कि अगर हमें पैन नंबर इशू करवाना होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो हम अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी अपने फॉर्म में मेंशन कर देते थे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन इशू कर देता था। लेकिन अब आपको सिर्फ एक्चुअल आधार नंबर ही रिपोर्ट करना होगा। आपकी आधार एनरोलमेंट आईडी के बेस पर आपको पैन कार्ड इशू नहीं होगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें, नेक्स्ट चेंज अंदर आया है हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। इसके अंदर हम एक चीज का ध्यान देंगे, ये जो हमारा चेंज है ये सिर्फ लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। हम और किसी भी तरह की कैपिटल गेन की बात नहीं करेंगे और सिर्फ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या चेंज आया है कि अगर आपकी इनकम या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है जो कि अप टू 1.25 लाख है तो इसको आप आईटीआर 1 और 4 में भी रिपोर्ट कर पाएंगे। अर्लियर क्या होता था कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का कैपिटल गेन है तो उसके लिए आपको आईटीआर 2 या 3 फाइल करना होता था। लेकिन करंट ईयर से अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का गेन हो और वो अप टू 1.25 लाख हो तो उसको आप आईटीआर 1 और 4 में भी रिपोर्ट कर पाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान देना है आपको, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो आप आईटीआर 2 या फिर 3 फाइल करके चलेंगे। ठीक है, ये रिलैक्स किया गया है। बहुत से ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं मुझे आईटीआर 2 और 3 फाइल नहीं करना है, ये बड़ी लेंदी फॉर्म होती हैं, इनमें ज़्यादा डिटेल्स देनी होती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है। इसके अंदर ये लिमिट क्यों डाली गई है? क्योंकि बजट 2024 में इंक्रीज की गई थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट, जो कि रिलेटेड थी सिर्फ इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, जिसकी पहले लिमिट होती थी 1 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 1.25 लाख। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें कि सपोज करते हैं आपके पास शेयर है, आपने शेयर खरीदे थे 5 लाख रुपए के। ठीक है, आपने इसको सेल किया 5,70,000 में। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉफिट आई इसके अंदर निकल के, यानी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में अगर है तो वो आपका आता है 70,000 रुपये। ठीक है, ये 70,000 रुपये तो आपके इस 1.25 लाख से कम है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपको एक लेंदी फॉर्म भरना होता था जो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 होता था। अब उसको छोटा कर दिया गया है। आप सिंप्लीफाइड जो फॉर्म्स हैं हमारे, बहुत छोटे फॉर्म है आईटीआर 1 और 4, उसके अंदर भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आगे बढ़ सकते हैं। ये लेकिन सिर्फ आपकी लिमिट है 1.25 लाख तक। अगर आपकी कोई भी इनकम इस 1.25 लाख के ऊपर चली जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको आईटीआर 2 और 3 ही फाइल करके चलना है। नेक्स्ट चेंज की बात करें, टैक्स पेयर रिक्वायर टू मेंशन टीडीएस सेक्शन। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होता था कि आपका सपोज करते हैं टीडीएस डिडक्ट हुआ है, बहुत सारे सेक्शन है हमारे पास, जैसे 94C है, 194J है, 194A है। ठीक है, इन सेक्शंस में आपके टीडीएस कटे हुए होते थे। तो हमें टीडीएस का क्रेडिट लेने के लिए, मतलब टीडीएस को जो हम क्लेम करते थे कि सर हमारा इतना टीडीएस कटा हुआ है, क्या ये एडजस्ट हो जाएगा हमारी इनकम टैक्स में? हाँ, तो हो जाता था आपका ये। तो आपको इसको क्लेम करने के लिए इन सेक्शन को मेंशन नहीं करना होता था। लेकिन करंट ईयर की जो फॉर्म्स आएंगी
इसके अंदर आपको इन सभी सेक्शन को, जितनी भी टीडीएस की सेक्शन है, आपका जहां जहां पे कटा हुआ है, जिस जिस सेक्शन के अंदर में, आपको उसको रिपोर्ट करके चलना है। इसके अंदर एक छोटी सी एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और सैलरी इनकम के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, तो उसका अगर आप सेक्शन मेंशन नहीं करते हैं तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इन टीडीएस सेक्शन को मेंशन करके नहीं चलते हैं, आप नहीं बताते हैं कि मेरा किस किस सेक्शन में कितना कितना टीडीएस हुआ है, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसका एक आप ध्यान रख के चलेंगे अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम कि आपको सही और सारे सेक्शन मेंशन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेंज की बात करें, प्रोवाइडिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई भी क्लेम लेना है अंडर सेक्शन 80DD या 80U, तो आपको अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना होगा। होता क्या था, पिछले साल तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, लेकिन करंट ईयर में अगर आपको कोई भी क्लेम चाहिए या कोई भी डिडक्शन ऐसी चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करना होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का। अगर आप वो नहीं दिखाते हैं तो आप इन सेक्शंस के अंदर 80DD और 80U के अंदर आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे अपनी डिडक्शन। ठीक है, ये रिपोर्टिंग जो है इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ITR 2 और ITR 3 के केस में। मतलब ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी ITR 1 के टाइम पर। मतलब क्या है इसका कि अगर आप ITR 2 या 3 फाइल करते हैं तो आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप ITR 1 फाइल करते हैं तो आप बिना प्रोवाइड किए भी चल सकते हैं, आपकी ITR फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट चेंज की बात करें, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम बाय स्मॉल ओनर्स, बिजनेस ओनर्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और दूसरा हमारे पास एक न्यू टैक्स रिजीम है। ठीक है, करंट ईयर में सपोज करते हैं कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली, न्यू टैक्स रिजीम में आपने टैक्स नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर आप कहते हैं कि मुझे बेनिफिट होगा न्यू टैक्स रिजीम में, मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने इसको ऑप्ट कर लिया। अब आप फ्यूचर में कभी भी इसको वापस स्विच करके ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं आ पाएंगे। आपको इस बात का ध्यान देके चलना है कि अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को कभी भी री ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी स्विचिंग को बैन कर दिया गया है कि आप बार बार स्विच करके कि मुझे इस साल इसमें बेनिफिट हो रहा है ओल्ड टैक्स में या नेक्स्ट ईयर में न्यू में बेनिफिट होगा तो मैं उसको स्विच करता हूँ, ये पॉसिबल अब नहीं है। ठीक है, आपको ये सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन मिलेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएं, ओल्ड से न्यू में आ जाएं, फिर आप उसको री स्विच नहीं कर सकते। इस बात का आप ध्यान देके चलेंगे अपनी ITR फाइल करते टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी एसेट रिपोर्टिंग को लेकर के है। अर्लियर क्या होता था कि जिनकी इनकम अबव 50 लाख थी वो अपनी एसेट और लायबिलिटी रिपोर्ट करके चलते थे अपनी ITR में। करंट ईयर से क्या होगा कि आपकी एसेट और लायबिलिटी की जो रिपोर्टिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगी अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब क्या है इसका कि ऐसे व्यक्ति जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर मोर देन आपकी है 1 करोड़, तब तो आपको अपनी एसेट लायबिलिटी डिक्लेयर करनी है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है तो आपको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा मूव है। जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में है, अब उनको ये सब चीज़ें डिक्लेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो डायरेक्ट अपनी इनकम शो करेंगे कि मेरी इनकम इतनी हुई है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको जानना हो कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको ITR फाइल करना कंपलसरी है या ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आपको अगर आप उनको करते हैं तो उस केस में आपकी ITR फाइलिंग कंपलसरी हो जाती है, या कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता हो जिसकी वजह से आपको नोटिस आ सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आशा करते हैं आप इन चेंजेस को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपनी ITR में फाइल करते टाइम और ध्यान रखेंगे इन बातों का जो चेंजेस हुए हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए।